नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2011 से लेकर 2022 के दौरान इंडियन पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे गए उनको। इस टॉपिक का ये मेरा छठा और अंतिम लेक्चर है। इस टॉपिक के अन्य लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको यूपी पीसीएस प्री PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक 2011 से लेकर के 2020 तक के प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब 2021 से हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो 192 से शुरू करते हैं हम। मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अब देखिए, ये प्रश्न पत्र बेहद लेटेस्ट है, ठीक है। 2021 का प्रश्न लेटेस्ट है, लेकिन देखिए कितना साधारण सा प्रश्न पूछा गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो हम जानते हैं संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय, ये शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो यही डी हमारा उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो किस राज्य का गठन कब हुआ था, ये मोटे तौर पर याद रखने का विषय है, क्योंकि एकाक प्रश्न इससे देखने को मिल जाता है, उसी का ये उदाहरण है। तो निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना है और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इन सब में जो ऑप्शन है, इसमें हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई, पंजाब से अलग हरियाणा। इसके अलावा गोवा पूर्ण राज्य हो गया 1987 में। झारखंड का निर्माण 2000 में हो गया और तेलंगाना फाइनल हम जानते हैं 2014 में तेलंगाना बना, ठीक है। तो यही क्रम है। तो ऐसे में हरियाणा सबसे पहले है, हरियाणा के बाद गोवा है, यानी 4 के बाद 1 है। तो 4 के बाद 1 हमें बी में दिख रहा है। तो यही 193 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना बिल्कुल लिखा हुआ मौलिक कर्तव्य में। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की भी बात की गई है, संविधान के पालन और उसके आदर्शों के सम्मान का भी जिक्र है। तो आम चुनाव में मतदान, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आम चुनाव में मतदान, जो मतदान का हमारा राइट्स है, वो हम मानते हैं कि वो सांविधिक राइट्स है, ठीक है। तो ऐसे में BCD सब है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनाव में मतदान करना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो निम्नलिखित में से डॉक्टर S राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों के बारे में कहा कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। डॉक्टर S राधाकृष्णन। 195 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटीजेंसी फंड? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268। तो भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है अनुच्छेद 267, सी हमारा उत्तर है। तो संविधान में कुल 3 निधियों की बात की गई है। आइए एक एक करके समझ लें इसको, ठीक है। तो देखिए, 3 प्रकार की निधियों का उल्लेख संविधान में किया गया है। पहली है भारत की संचित निधि, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
इसमें क्या होता है, तो सरकार की जो कुल प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, चाहे वो आय से हो या किसी चीज को बेच करके हो या उधार लेकर हो, जो भी लिए गए ऋण वसूली से प्राप्त धनराशि को शामिल किया जाता है। तो सरकार की जो भी प्राप्तियां होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो संचित निधि में जमा होती हैं। प्रावधान क्या है संविधान का, तो 266 खंड 1 में लिखा है कि भारत की संचित निधि का गठन किया जाएगा और संपूर्ण सरकारी व्यय संचित निधि से किए जाते हैं, लेकिन इस निधि से धन निकालने हेतु संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा है भारत का लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये सरकार की असल में संपत्ति नहीं, लेकिन ये किससे मिलकर बनता है वो देख लें। तो ट्रस्ट या न्यासों में सरकार द्वारा रखा गया पैसा, जैसे प्रोविडेंट फंड में लोग रखते हैं, लघु बचत जमा में, न्यायिक जमा आदि। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 266(2) में किया गया है। ठीक है, तो यह राशियां सरकार की नहीं है और इन्हें जमाकर्ताओं को वापस किया जाना है, तो इसमें संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अब तीसरी जो निधि है जिसके बारे में प्रश्न था, भारत की आकस्मिकता निधि, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब इसका प्रावधान इसलिए किया गया कि कोई अचानक से आवश्यकता आ सकती है और संचित निधि से धन निकालने के लिए संसदीय अनुमोदन की जरूरत है। तो ऐसे में पहले काम कर लिया जाए और उसके बाद फिर उसकी स्वीकृति हो जाएगी जो धन राशि निकाली जाए। तो इसके लिए एक कंटीजेंसी फंड बनाया गया और इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत। तो ये क्या है, यह अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के पास रखी गई राशि है ताकि सरकार अप्रत्याशित अचानक से कोई खर्च आ गया उससे निपट सके और बाद में उस खर्च को भारत की संचित निधि से ले ले। ठीक है, 500 करोड़ रुपए की राशि से इसका प्रारंभ किया गया है, अभी बढ़ गया है, कमेंट करके बताइए कितना हो गया है। अगला, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा से कथन सही है? पहला, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो हाँ, सी हमारा उत्तर है, 1 और 2 दोनों। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। आइए देख लें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को। ठीक है, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का तो प्रमुख है ही, सारे आदेश उसी के नाम पे किए जाते हैं भारत में। इसके अलावा वो संसद का भी अभिन्न अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। ठीक है, यहां लिखा है देखिए, प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 331 में प्रावधान था एंग्लो इंडियन को लोकसभा में भेजने का, जिसे निरस्त कर दिया गया है, वो भी एक अधिकारिता थी राष्ट्रपति की। इसके अलावा अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कला के आधार पर 12 लोगों को मनोनीत करता है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के विधेयक हैं जिन्हें संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। कौन कौन से हैं, तो किसी नए राज्य का निर्माण, अनुच्छेद 3, धन विधेयक, अनुच्छेद 110, ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है किंतु धन विधेयक नहीं है, अनुच्छेद 117, व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक और कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित हो। ठीक है, तो ये इस तरह के विधेयकों को राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेनी होती है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, राज्य है। सूची 2 में क्या है, राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व कितना है, ये पूछा जा रहा है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब। देखिए, अगर सहज रूप से समझा जाए तो पंजाब का सबसे कम होना चाहिए। अगर इस तरह से तर्क कर सकते हैं या तो फिर ये पूरा आपको याद ही हो और सारी चीज़ों को आप समझ रहे हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो दिमाग लगा करके भी किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कर्नाटक में सबसे अधिक है सी का 4। सी का 4 हमें देखिए ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। ठीक है, गुजरात बी का 3, यहाँ पर 11 सीटें हैं। राजस्थान यहाँ पर 10 सीटें हैं और पंजाब यहाँ पर 7 सीटें हैं। तो राजस्थान यानी ए का 1, उसके बाद बी का 3, इसके बाद
सी का 4, इसके अलावा डी का 2। तो यही ए हमारा उत्तर है। 198 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, चलिए राज्यसभा में हम जानते हैं सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की है, 31 सीटें हैं, और लोकसभा में भी यही है, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो सबसे अधिक है, यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है इस कारण से। अभिकथन ए, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद का सदस्य ही भारत में संघ का मंत्री बनेगा। अगर वो मंत्री नहीं है, अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो भी वो मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर लेनी होगी। अगर ऐसा करने में वो सफल होता है तो उसकी सदस्यता यानी मंत्री पद चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ए गलत है, आर सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। 199 का हमारा जो उत्तर है वो है डी। अगला, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ है सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल 0 आवर का अर्थ है प्रश्न काल के ठीक पश्चात का काल, यानी 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। ठीक है, आइए देख लें हम जो है प्रश्नकाल। तो कार्य दिवस के पहले घंटे यानी 11 से 12 के बीच को प्रश्नकाल कहा जाता है। इस दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तारांकित प्रश्न क्या है? तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री मौखिक रूप से देता है तथा प्रश्नकर्ता को अनुपूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की अनुमति होती है। तो मंत्री जी ने उत्तर दे लिया, उसके बाद सदस्य ने फिर दूसरा उनके उत्तर के हिसाब से प्रश्न पूछा, तो फिर उत्तर, इसको कहते हैं अनुपूरक प्रश्न पूछना। अतारांकित प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है तथा प्रश्नकर्ता को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है, एक बार का उत्तर फाइनल है। इसके अलावा अल्प सूचना प्रश्न, तो किसी लोक महत्व के तात्कालिक विषय से संबंधित प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है तथा इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अब शून्यकाल, तो देखिए संसद की प्रक्रिया में शून्यकाल इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ये परंपरा अपने से विकसित हो गई है और ये जो शब्द है 0 आवर, ये मीडिया द्वारा प्रयोग किया गया शब्द है और ये भी कहते हैं कि शून्यकाल भारत की देन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, धन विधेयक। तो साधारण विधेयक भी लोकसभा और राज्यसभा किसी में प्रस्तुत हो सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में भी यही सत्य है और राज्य पुनर्गठन विधेयक भी इसी से संबंधित है, यानी राज्यसभा और लोकसभा कहीं पर भी प्रस्तुत हो सकता है। धन विधेयक हम जानते हैं कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात केवल लोकसभा में प्रस्तावित होते हैं और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास केवल यही एक अधिकार है कि वो उसे 14 दिन तक लटका करके रख सकती है और अगर 14 दिन लटका दिया तो अपने आप मान लिया जाता है कि वो पारित होता है। ठीक है, और धन विधेयक है या नहीं है कोई विधेयक, इसका निर्णय हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगला, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट scrutinize the report of the comptroller and auditor general, consolidated fund of India, public account of India, contingency fund of India। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की भारत की संचित निधि, भारत के लोक लेखा, भारत की आकस्मिकता निधि। तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ये हमारा उत्तर है।
आइए देखें लोक लेखा समिति की। तो देखिए लोक लेखा समिति को माना जाता है कि यह संसद की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है, जिसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में किया गया। अब इसकी संरचना क्या है, तो कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा, यानी ये एक संयुक्त समिति है लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, अब यहां पर इसके कार्यों को देखें तो यह समिति सरकार के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को आधार बनाकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। अतः सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र और पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? ए पुंछी आयोग, बी राजमन्नार आयोग, सी कोठारी समिति और डी सरकारिया आयोग। तो निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। 203 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। सरकारिया आयोग के जो रिकमेंडेशंस थे उनको हमने विस्तार से समझा था पहले। ठीक है, चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा और उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात भारत के राष्ट्रपति द्वारा कदाचार, मिसकंडक्ट, इस आरोप के आधार पर। ठीक है, सी हमारा उत्तर है। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, क्या है कर्तव्य? संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, संघीय वर्षीय बजट तैयार करना, टू प्रिपेयर द यूनियन एनुअल बजट, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो देखिए, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें करना। संविधान के अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान किया गया है कि एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और उसका कार्य यह है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। अगला, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। क्या तथ्य है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ये कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त थी। ठीक है, तो कार्यवाहक के रूप में इन्होंने काम किया केवल 1 महीने, नवंबर से दिसंबर 1990 के दौरान। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों, तो सी 1 और 2 दोनों सही हैं। 206 का उत्तर हमारा है सी। मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत का। अभिकथन ए। अब देखिए, एक ही वर्ष में वित्त आयोग से, यह दूसरा प्रश्न है। अभिकथन ए, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि भारत की संसद करती है। और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। 207 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? अब देखिए, वित्त आयोग से तीसरा प्रश्न आ गया और सेम परीक्षा में, यानी 2021 के ही परीक्षा में। हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं बनाए जाने चाहिए, घोर अन्याय है। कोई बहुत अच्छे से वित्त आयोग को तैयार करके गया है तो चांदी ही चांदी हो गया। लेकिन पूछने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये उदाहरण है कि देखिए कैसे एक ही टॉपिक से 3 प्रश्न आ गए।
निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? श्री संथानम, केसी नियोगी, डॉक्टर राजमन्नार, श्री ए.के. चंदा। तो श्री केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। सारे नाम वित्त आयोग के अध्यक्षों के ही हैं। तो श्री केसी नियोगी 208 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, केसी नियोगी। अगला, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। 209 का हमारा उत्तर है ए। अगला, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अब पंचायती राज से संबंधित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहली समिति थी बी.आर. मेहता समिति। इसकी स्थापना 1956 में की गई। उसके बाद अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में की गई। उसके बाद जी.के.वी. राव समिति की स्थापना 1985 में की गई और एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना 1986 में की गई। तो जे.के.वी. राव समिति 1985 और सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति 1986। तो ऐसे में 3 सबसे पहले होगा, उसके बाद 1 होगा। तो 3 उसके बाद 1 केवल हमें बी में दिख रहा है और 1 के बाद होगा 4 जी.के.वी. राव समिति और सबसे अंत में होगा 2 एल.एम. सिंघवी समिति। तो 210 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां, 103वां और 104वां। तो जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। तो 211 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आइए थोड़ा सा देख लें, ये थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा तो आपको सुनाई देगा और आप चाहेंगे तो ये पढ़ने में भी आएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की लिस्ट यहाँ पर है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल निरोधक कानून से जुड़ा हुआ, बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। 69th अमेंडमेंट, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और इसके लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 73वां संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज से जुड़े प्रावधानों को सम्मिलित किया गया, कुल 29 विषय। 74वां 1992 संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से जुड़े प्रावधान किए गए, 18 विषय। 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 अनुच्छेद 338 क जोड़ा गया जिसके तहत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया और 2 अलग अलग आयोग हो गए, पहले एक ही था। 92वां संविधान संशोधन 2003 तो बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, अब कुल 22 भाषाएं। 99वां 2014 तो एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और एससी यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया, इसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, रद्द हो गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता। 101वां 2016 वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम। 102वां 2017 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103वां सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण। 104वां लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया।
तो 2020 से 2030 तक संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 66वां संशोधन, 62वां संशोधन, 61वां संशोधन और 63वां संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधित किया गया 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। अब देखिए, संविधान संशोधन से ये 2 प्रश्न मिल गए एक ही वर्ष के परीक्षा में। ठीक है, चलिए। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ विषय और दूसरी तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण तो सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो ये ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 सुमेलित है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, देखिए सहकारी सोसाइटी का संवर्धन ये अनुच्छेद 43B में है। ठीक है, 43B में है, तो यही सुमेलित नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन ये अनुच्छेद 40, तो सी हमारा उत्तर है, 213 का उत्तर सी। अगला, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। अब ये 2 प्रश्न केवल कथन से आए हैं 2021 में। एक मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ एस राधाकृष्णन का, और ये दूसरा, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान लागू होने के बाद ये सेपरेट इलेक्टोरल का कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ, पृथक मताधिकार का। नहीं तो अंग्रेजों ने तो पृथक मताधिकार मुसलमानों को दिया था। ठीक है, तो इसी बात में ये कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए कालानुक्रम से कितने अधिक प्रश्न पूछे गए हैं 2021 के परीक्षा में। तो सबसे पहले इसमें हुआ गोलकनाथवाद, यानी इस मामले में जजमेंट आया 1967 में। जब गोलकनाथ केस में जजमेंट आया तो संसद ने पारित कर दिया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में, और जैसे ही 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित हुआ, उसके 2 वर्ष के अंदर ही केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हो गया। तो ये पूरा जो दौर है वो इंदिरा गांधी की सरकार वर्सेस न्यायपालिका की लड़ाई का है। बहुत इंटरेस्टिंग ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और कैसे ये अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त जो शब्द है विधि, लॉ, उसके व्याख्या से जुड़ा हुआ है, और कैसे जो है न्यायपालिका और व्यवस्थापिका आमने सामने इसको लेकर के आ गई। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने में बहुत समय जाएगा। तो सबसे पहले गोलकनाथवाद, यानी 1 सबसे पहले, उसके बाद 3, तो 1 फिर 3, ये केवल हमें दिख रहा है ए में। 3 के बाद 2 केशवानंद भारतीवाद, और सबसे अंत में 4 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ए हमारा उत्तर है 215 का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ है प्रावधान, एक तरफ है स्रोत। अब देखिए एक ही प्रश्न में बहुत सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। नहीं तो इन जनरल क्या था नियम कि संविधान का ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पर कई है।
तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है, वही पूछा जा रहा है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से सही सुमेलित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से सही सुमेलित है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, ये असल में सही सुमेलित नहीं है। अवशिष्ट शक्ति का मतलब है कि जो लिस्ट है, एक है यूनियन की लिस्ट, एक है स्टेट की लिस्ट, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट्स उन लिस्ट में नहीं हैं, उन सब्जेक्ट्स पर किसका राइट होगा, तो वो है, उसे हम कहते हैं रेसिडुअल पावर, यानी अवशिष्ट शक्तियां, और वो कनाडा के संविधान से लिया गया है ये प्रावधान। तो 216 का उत्तर है सी। तो इस प्रकार से 2021 के प्रश्न समाप्त हो गए। लगभग 24-25 प्रश्न अकेले इंडियन पॉलिटी से पूछा गया था। अब समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, तो इसे अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कमेटी और सूची 2 में कब वो कमेटी स्थापित की गई, और ये सारी कमेटी पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी 1986, PK थुग्गन समिति 1988। यानी A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, यानी B हमारा उत्तर है। तो काफी आसान ये प्रश्न रहा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है। अब देखिए, फिर 2021 का ही प्रश्न है, थोड़ा सा बदलकर। प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो 218 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब ये अनुसूचियों से प्रश्न है। अनुसूची से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, इसलिए अनुसूचियां तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो सबसे आसान 8वीं अनुसूची मान लीजिए, इसमें भाषाएं बहुत जिक्र होता है। तो डी का 3 करके देखते हैं। तो डी का 3 अगर हम करें तो देखिए सी हमारा उत्तर है। हालांकि अनुसूचियों को तो ठीक प्रकार से याद करने का विषय है, इनको ऐसे दिमाग लगा के नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कई लोग ये कहते हैं कि जो मैचिंग के प्रश्न आ रहे हैं कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए, वो अब कठिन हो गए हैं। अब पहले जैसे नहीं रहे कि एक आपको आता हो तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो विषय सूची है, लिस्ट की बात हुई है। सी का 4, सी का 4 भी देखिए केवल सी में है, ये भी अगर पता हो आपको। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यहां देखिए किस तरह से प्रश्न बनाया गया। राज्य विधान परिषद यहां लिखा गया, ठीक है। और इंग्लिश में क्या लिखा गया है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश को ही सही मानते हैं। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट कहाँ किया गया, चतुर्थ अनुसूची में, यानी बी का कहाँ होगा, 1। बी का 1 देखिए कहीं नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का ये प्रश्न बनाया गया था, ठीक है। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान, ए का 2, ए का 2 भी कहीं नहीं मिल रहा है। चलिए, कथन ए, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ऐसे में ए और आर सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यानी ए हमारा उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य से लगभग एक प्रश्न हर बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना,
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये असल में एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है। ठीक है, अनुच्छेद 49 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अब आप देखिए कि किस तरह का ये प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, तो संघ तथा उसका क्षेत्र, ये तो पहले ही भाग में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का भाग का जिक्र किया गया है और चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में स्थान दिया गया और इसे 4 खंड ए के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो 1, 2, 4, ठीक है, तो यह है। तो पूछा जा रहा है कि चयन कीजिए। तो संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र पहला सबसे होगा, उसके बाद नागरिकता होगी, 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा और सबसे अंत में 2 होगा, यानी कि बी हमारा उत्तर होगा। 222 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या ये पूछा जा रहा है। उत्तराखंड 70 सदस्य, गोवा 40 सदस्य, उत्तर प्रदेश 403 और मणिपुर 62। तो देखिए इसमें से सुमेलित नहीं है मणिपुर 62। असल में मणिपुर में 60 सीटें हैं, तो 62 ये सुमेलित नहीं है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? बहुत लोग ये कहते हैं कि प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं। आप देखिए कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इतने रिपीट हो रहे हैं कि आप भी थक गए होंगे कि अरे फिर वही प्रश्न आ गया। यूसुफ बनाम बंबई राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब, चित्रलेखा बनाम मैसूर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यही हमारा उत्तर है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बीच में थोड़ा सा होल्ड कर दिया गया था, फिर से पूछा जा रहा है। 69वां, 73वां, 17वां, 75वां। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। ये भी बहुत रिपीटेड प्रश्न है। संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया अनुच्छेद 21 खंड ए के तहत, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 7वीं लोकसभा 1982, 11वीं लोकसभा 1996, 9वीं 1989 और 13वीं 1999। ठीक है, बड़ा रोचक तरह का प्रश्न है कि अब ये भी याद करना होगा। तो देखिए 7वीं लोकसभा का गठन 1980 में किया गया था, 1982 में नहीं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है।
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, लोकसभा द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो प्रश्न यह है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, इसका प्रावधान संविधान में किया गया है। तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है? संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, क्योंकि यह बहुत बड़ी शक्ति है। तो संविधान में यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315(2) में कि अगर दो या दो से अधिक राज्य ये चाहें, और चाहने का मतलब है कि वो विधान मंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित करें 2/3 बहुमत से और ये निवेदन करें संसद से, तो वो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकती है। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? आर वेंकटरमण, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर के वेंकटरमण और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सभी लोग उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। ठीक है, तो 229 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? 1993, 1996, 1995, 1998। तो भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून पारित किया गया 1996 में। आइए एक बार समझ लें ये क्या है। पेशा अधिनियम, जिसे हम कहते हैं पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। तो यह अधिनियम इसलिए पारित किया गया कि उन क्षेत्रों में भी पंचायती राज अधिनियम में सम्मिलित किया जाए जो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो स्थानीय शासन के विचार को भारत के जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तृत करना। ठीक है, तो इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतों के प्रावधान 8, वर्तमान में 10 कौन कौन? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में विस्तारित हुए, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो पेशा अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा और पंचायतों को क्या शक्तियां दी गई? समझ लीजिए, बहुत अधिक शक्ति है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास आदि विषयों में अनिवार्य परामर्श का अधिकार। अगर ऐसा कुछ भी करना है तो ग्राम की पंचायत से बात करनी होगी, इतना शक्तिशाली। ग्राम सभा एवं पंचायतों द्वारा लघु खनिजों के लिए लाइसेंस, पट्टा, रियायतें देने के लिए अनिवार्य सिफारिशें करने का अधिकार। मादक द्रव्यों की बिक्री खपत को विनियमित करने का अधिकार। लघु वनोपज का स्वामित्व, ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन और भूमि हस्तांतरण को रोकना तथा हस्तांतरित भूमि की बहाली आदि। तो बहुत सारे अधिकार हैं, ये पेशा अधिनियम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से इंडियन पॉलिटी से जो प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2011 से लेकर 2022 के दौरान पूछे गए थे, उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।